तो चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कई जगहों पर होंगे, ये चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। बस काफी समय से इंतजार था चुनाव की तारीखों का। चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर, 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर चुनाव होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटें होंगी जहां पर चुनाव होगा। लोकसभा की चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होगा। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डलेंगे। 20 मई को पांचवें चरण का चुनाव, 49 सीटें शामिल हैं इसमें। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महेश कुमार जुड़ रहे हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर। महेश, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में विधानसभा उपचुनाव भी होना है। इसको लेकर क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला? देखिए, तारीखों का इंतजार जो था वो अब खत्म हो चुका है। 25 मई की तारीख और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर इसी तारीख को मतदान होना। और खास बात ये, लोग काफी हैरान में थे उस वक्त जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से, करनाल से जो विधायक थे उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था। न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो हटे, बल्कि अगले ही दिन उन्होंने हरियाणा विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। और उसी वक्त ये तय माना जा रहा था कि उपचुनाव करनाल विधानसभा सीट पर भी होगा। और 25 मई की तारीख को 10 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव होना ही है, बल्कि करनाल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव इसी लोकसभा चुनाव के साथ होने जा रहा है। और हरियाणा के उम्मीदवारों का अगर जिक्र करें, हरियाणा के राजनीतिक दलों का अगर जिक्र करें, तो यहाँ पर अच्छा खासा वक्त यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों को अपने सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने के लिए मिल जाता है। अमूमन ये माना जाता है कि लोकसभा का इलाका काफी बड़ा होता है और जो प्रचार प्रसार के लिए काफी कम वक्त मिल पाता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तमाम अलग अलग 9 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों तक या छोटे इलाकों तक जो उम्मीदवार है वो नहीं पहुंच पाता है, प्रचार के लिए इतना वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार बड़ी रात उन उम्मीदवारों को है जो कि लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरेंगे। और 25 मई की तारीख तक बहुत अच्छा खासा वक्त यहाँ पर तमाम उन उम्मीदवारों को, उन राजनीतिक दलों को मिलेगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर तमाम इलाकों तक वो प्रचार और प्रसार बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। जी मैं चुनावी तैयारी की बात करें, ऐलान का इंतजार तो सभी कर रहे थे, लेकिन उम्मीदवार मैदान में बीजेपी की तरफ से कुछ है, कांग्रेस का मंथनी चल रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए कि उम्मीदवारों के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से ये तारीख कितनी मुफीद है? देखिए, अब चूंकि काफी अंतराल यहाँ पर मिल चुका है और काफी ज्यादा वक्त होने की वजह से अब जो दबाव राजनीतिक दलों पर बना हुआ था जल्द से जल्द उम्मीदवार का चयन करने का, वो अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर, 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और बाकी 4 जो सीटें हैं उन पर ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाना बाकी है। लेकिन अब चूंकि वक्त मिल गया है तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो राहत है वो तमाम राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिले। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बाकी सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अपना नाम या तो तय कर चुकी है या अगले 1 दिन के भीतर वो नाम तय कर लिया जाएगा और 1 से 2 दिनों के भीतर ही जो बाकी 4 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। और यही स्थिति कमोवेश कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रही है। 2 दिनों के बाद जो है तमाम सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। कांग्रेस भी लगातार अपने उसी एक तय कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जिताऊ उम्मीदवारों के नाम का चयन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर लिया जाए। लेकिन चूंकि अब प्रचार के लिए काफी अच्छा खासा वक्त यहाँ पर हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मिल गया है, तो जो प्रेशर अब तक तमाम राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर देखने को मिल रहा था, वो प्रेशर अब खत्म होता नजर आएगा। एक उपचुनाव भी होगा और मनोहर लाल की सीट यानी सदस्यता, उन्होंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद ये सीट खाली हो गई, यानी कि नायब सिंह सैनी। और इस सीट को लेकर घमासान की तस्वीर समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल
बिल्कुल, चूंकि करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, पहले करनाल लोकसभा क्षेत्र की जो तस्वीर है उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में गैर जाट अगर सीट किसी को माना जाता है तो करनाल लोकसभा की ये सीट है। और करनाल लोकसभा की सीट के बाद अगर गैर जाट इलाकों के कोर सेंटर की अगर बात की जाए तो करनाल विधानसभा क्षेत्र गैर जाट वोटर्स का कोर सेंटर माना जा सकता है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित ये सीट मानी जा रही थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद को यानी अपने विधायक पद को खाली कर दिया ताकि नायब सिंह सैनी को उसमें एडजस्ट किया जा सके। और इसी वजह से करनाल गैर जाट सीट है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है शहरी क्षेत्र है, पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र है। और चूंकि गैर जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, पंजाबी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, जो कि मुख्यमंत्री को लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था और कि सीधे सीधे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। इसके बाद सैनी वोटर्स की जो संख्या है वो भी अब अच्छी खासी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिलेगी। तो यकीनन गैर जाट वोटर्स के भरोसे यहां पर भारतीय जनता पार्टी करनाल विधानसभा क्षेत्र को अपने लिए बेहद सुरक्षित मान रही है। तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल है अपना उम्मीदवार तो उतारेंगे ही, लेकिन बीजेपी के लिए कोई बड़ा खतरा हाल फिलहाल करनाल विधानसभा सीट पर नजर नहीं आ रहा। महेश, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी आते हैं और अब वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहाँ के संसदीय क्षेत्र में नाम को लेकर कोई बातचीत या किस तरीके का ये समीकरण, क्योंकि यहाँ गठबंधन का उम्मीदवार सामने होगा बीजेपी के। देखिए, बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि मैं बता रहा था कि गैर जाट वोटों पर यह मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक एडवांटेज यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहले विधायक चुना जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाता है। करनाल विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव में तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आएगी। मुख्यमंत्री पहले से चुना जा चुका है और विधायक वो बाद में चुनने जा रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि वो मुख्यमंत्री है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है, तो ऐसे में बेहद आसान ये आगे की जो डगर है वो होती हुई नजर आती है। चुनावी डगर बेहद आसान इसलिए मैं मान रहा हूं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बने बैठे हैं नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखने के लिए चूंकि 6 महीने का अंतराल ही उन्हें मिल सकता है अधिकतम, वो लोकसभा के सदस्य हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के सदस्य वो नहीं है। तो ऐसे में 6 महीनों से ज्यादा उन्हें बिना हरियाणा विधानसभा का सदस्य बने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में करनाल विधानसभा सीट यहाँ पर खाली करवाई गई थी और चूंकि सीएम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बेहद आसान भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए मान रही है। गठबंधन की जहां तक बात है तो यहां पर जरूर एक इनडायरेक्ट गठबंधन एक तरीके से अप्रत्याशित वो परिस्थिति वहां पर नजर आएगी जब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस उपचुनाव को लेकर भी समर्थन कर सकती है कांग्रेस पार्टी का। ये गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए ही रखा गया है, अभी तक ये तय नहीं है कि विधानसभा चुनाव उपचुनाव पर भी ये गठबंधन का नियम लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि करनाल के इस उपचुनाव के लिए भी जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का साथ देती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया महेश साहब का तमाम जानकारी के लिए। दिविन कथुरिया एसोसिएटेड एडिटर पानीपत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस चुनावी ऐलान को लेकर। जिस तरीके से दिविन चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार था वो तारीखें हमारे सामने हैं और हरियाणा की 10 सीटें और एक उपचुनाव किस तरीके से देखा? देखिए पंकज, पहले तो मैं ये कहूंगा पूरी दुनिया की नजर भारत के लोकसभा चुनाव 2024 पर टिकी है। वो इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी भारत है, तो पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पर रहेंगी। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। इस बार भी छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा हरियाणा की 10 सीटों के लिए। खास बात यह कि करनाल में अब विधानसभा का उपचुनाव होगा, चूंकि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस्तीफा दिया था, सीट खाली हुई थी और वो लोकसभा का चुनाव। तो करनाल विधानसभा और लोकसभा अब फैसला देंगे। लोग काफी थी, मेरे को लगता है आज इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से जो लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, आम लोग हैं जो राजनीतिक तैयारियां कर रहे हैं, उनमें उनके खेमों में गहमा-गहमी बढ़ जाएगी। अब एक इंतजार ये है कि जो सीटें अभी घोषित नहीं हुई, बीजेपी की जैसे 4 सीटें हैं, कांग्रेस की अभी घोषित होनी है,
अभय चौटाला जो इनेलो के सर्वे सर्वा नेता है ओम प्रकाश चौटाला के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि कुरुक्षेत्र की सीट से उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो हरियाणा के लिहाज से भी गहमा गहमी वाला चुनाव है। 10 सीटें लोकसभा की पहले से बीजेपी के पास है और अब फिर टारगेट है 10 की 10 सीटें जीतनी है, लेकिन परिस्थितियां मेरे को लगता है पहले से कुछ बदली हुई हैं, लिहाजा जोर तो लगाना पड़ेगा। और अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक हफ्ता पहले तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो लोकसभा में अब लोगों से अपील करेंगे वोट की। और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है वो भी वोट की अपील करेंगे, क्योंकि वो 11 सितंबर तक 6 महीने तक हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, संसद हो या विधानसभा, कोई भी अगर नॉमिनेट होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 6 महीने के अंदर उस संबंधित सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो नायब सिंह सैनी भी अपने लिए वोट मांगेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा के लिए वोट मांगेंगे। पंकज देवेंद्र, उम्मीदवारों के मसले पर अगर बात की जाए तो बीजेपी और पार्टियों से, कांग्रेस से और गठबंधन से आगे चल रही है और अभी भी हालांकि 4 उम्मीदवार और उतारने बाकी है, लेकिन वक्त मिला है तो सोच समझकर उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से कोई अपडेट मिल रही हो? देखिए, कांग्रेस की हालांकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, लेकिन मेरे को लगता है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, एक बड़े नेता जो टिकट की लाइन में, उनका कहना है कि 19 तारीख को 18-19 तक फाइनल होगा, क्योंकि 18 तारीख को कांग्रेस सेंट्रल पूरी तरह से, लेकिन लिस्ट को होल्ड किया जाएगा। संभवता जैसा सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से जुड़े 20 तारीख तक, 20 मार्च को कांग्रेस की लिस्ट शायद एक साथ आउट हो जाएगी 20 तक। लेकिन बीजेपी की 4 सीटों पर उम्मीदवार अभी आने बाकी हैं। कशमकश चल रही है रोहतक सीट को लेकर। अभी कुरुक्षेत्र में भी जैसे शालू जिंदल है जो पूर्व सांसद है, नवीन जिंदल, उनके घर से हैं, परिवार से हैं, तो 4 सीटें बीजेपी के। शायद बीजेपी अब ये देखना चाह रही है कि कांग्रेस कब लाती है, लेकिन कांग्रेस की सीटों का ऐलान मेरे को लगता है बाद में होगा। बीजेपी को पहले अपना ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चाहे तैयारी हो, चाहे रणनीति की बात हो, कैंपेनिंग की बात हो, स्टार प्रचारकों की बात हो, बीजेपी ने हमेशा लीड ली है। तो बीजेपी के 4 बकाया कैंडिडेट मेरे को लगता है सामने आ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस के आएंगे। अब जेजेपी भी कह रही है कि हम 10 जगह लड़ेंगे। अभय चौटाला इनेलो ने आज कुरुक्षेत्र सीट पर ऐलान कर दिया है, हम लड़ेंगे। 2019 के चुनाव में मेरे को याद है अभय चौटाला के जो बड़े पुत्र हैं अर्जुन, वो चुनाव लड़े थे, हालांकि जीते नहीं थे, लेकिन अब अभय चौटाला शायद खुद आ रहे हैं, लेकिन इनेलो चुनाव लड़ेगी कुरुक्षेत्र से। कुल मिलाकर गहमा गहमी अब और बढ़ जाएगी। पंकज, कुरुक्षेत्र की बात थोड़ा और कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी की तरफ से एक नाम सबसे आगे पहले नायब सिंह सैनी का था, अब वो मुख्यमंत्री हो गए। तो बीजेपी के लिए कितना आसान है यहां पर उम्मीदवार को उतार पाना और जिताऊ उम्मीदवार को देख पाना? देखिए पंकज, एक तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, हालांकि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से, बड़े बिजनेसमैन है सुशील गुप्ता। साथ में है कांग्रेस, एक सीट में आम आदमी जोर लगाकर चुनाव लड़ेंगे। अब अभय चौटाला की पार्टी इनेलो भी मैदान में आ गई, तो बीजेपी के लिए मेरे को लगता है अगर कैंडिडेट ठीक रहा तो मुकाबला कुरुक्षेत्र में वैसा ही होगा जो महाभारत की लड़ाई के लिए मशहूर है। कभी कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र सीट पर हो सकता है। पंकज, चलिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इन सब के बीच क्षेत्रीय पार्टियां और छोटी पार्टियों के दबदबे को देवेंद्र देखा जाए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां तो छोटी पार्टियां भी कर रही है। जेजेपी तो सरकार का हिस्सा थी, इनेलो के मंसूबे क्या हैं, उसकी मंशा क्या है, ये आप बता ही रहे। मैं ये कहता हूं जेजेपी और इनेलो ये छोटी पार्टियां, हालांकि कभी वक्त था इनका जब जलवा होता था इनेलो का, जब दोनों पार्टियां इकट्ठी थी, ओम प्रकाश चौटाला या बड़े चौधरी देवीलाल हुआ करते थे। इनेलो का जलवा था एक टाइम, चाहे बीजेपी तो शायद उतनी मजबूत नहीं थी तब, लेकिन कांग्रेस से मुकाबला होता था। इनेलो को बारे में ये कहा जाता है कि इनेलो नेताओं की, नेतृत्व की एक नर्सरी है, जहां से निकलकर बहुत सारे नेता बड़े बड़े पदों पे गए हैं। तो चौधरी देवीलाल जैसे नेता थे इनेलो को जो लीड करे थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, लेकिन अब पार्टी कमजोर है निसंदेह। जेजेपी को अभी ताजे जख्म मिले हैं, बीजेपी से अलग हुई है। ये दोनों पार्टियां इनेलो और जेजेपी मेरे को लगता है उलट फेर कर सकती हैं। आप समझे मेरी बात, राजनीति में उलट फेर का बहुत महत्व होता है। उलट फेर से क्या होता है, जीतने वाला
हार जाता है, हारने वाला जीत जाता है। तो ये दोनों पार्टियां इनेलो और जजपा में भी अब जोर आजमाइश ये रहेगी, क्योंकि इनका बड़ा मुकाम जो है विधानसभा चुनाव है आगे चलकर। विधानसभा क्षेत्रीय पार्टी है दोनों। जी देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं महेश, डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हिसार। महेश, क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र हो रहा है और इनेलो की मंशा सब जानते हैं, किस तरीके से उग्र रवैया अपना रही है। हालांकि जनता कितना साथ देगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। जेजेपी सरकार का हिस्सा थी। लोकसभा चुनाव तो थोड़ा कम, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां, अच्छा होमवर्क हो जाएगा इनका। देखिए, इन तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की परेशानी दरअसल क्या है, परेशानी ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि 6 महीनों के अंतराल के बाद जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा तो ऐसे में उन्हें अपने संगठन की जो कमी है उसका सामना करना पड़ सकता है। अगर लोकसभा के चुनाव में ये अपने झंडे को सामने नहीं रखते हैं, अपने विकल्प को सामने नहीं रखते हैं, ईवीएम पर अगर अपने चुनाव निशान को सामने नहीं रखते हैं, तो तमाम जो वोटर्स है, जो इनके संगठन से जुड़े लोग हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं फिर दो जो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाते हुए नजर आएंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी या तो कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में दो में से किसी एक विकल्प को ही इनके संगठन को, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके वोटर्स को चुनने की मजबूरी सामने आ जाएगी। इन तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर लोकसभा का चुनाव वो छोड़ भी दे तो विधानसभा का चुनाव में फिर वो वोटर, सपोर्टर, उनके लीडर्स जो है वापस नहीं आएंगे। वो जिस भी राजनीतिक दल को वोट करेंगे उसके साथ वो जा सकते हैं। तो विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों को सबसे बड़ी परेशानी यही झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से कहा जा सकता है कि हिसार लोकसभा सीट तो दुष्यंत चौटाला खुद लड़ने ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भिवानी और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी जननायक जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने का ऐलान जननायक जनता पार्टी की तरफ से किया जाए। लेकिन इतना तो मानकर चलिए कि हिसार लोकसभा सीट तो जननायक जनता पार्टी लड़ेगी ही और दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल की बनती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा जनाधार के लिहाज से कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही, लेकिन अभय सिंह चौटाला का कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर उतरने का ऐलान करना ये जरूर यहाँ पर एक बड़ी धमक जो है इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस धमक का क्या होगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं डैमेज करती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में जो संभावना इन क्षेत्रीय दलों की है वो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना फिर इन तमाम राजनीतिक दलों को पड़ सकता है। लेकिन चूंकि ये एक जनता इसमें सर्वोपरि होती है, जनता को ये फैसला करना है कि वो किसे चुनने जा रहे हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों का भी अधिकार है चुनावी मैदान में उतरने का, और इसी अधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम अभय सिंह चौटाला तो अपने लिए करते ही नजर आ रहे हैं। महेश, 2024 लोकसभा चुनाव तारीख हमारे सामने है। 19 और 14 को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 14 में जब चुनाव हुआ था तब क्या स्थिति थी और 19 में किस तरीके से समीकरण थोड़ा सा बिगड़ते हुए दिखाई दिए। खासकर जीटी बेल्ट का वो इलाका जहां पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा ऐसा लगा कि कंजूसी कर दी जनता ने वोट करने में। इसको कैसे समझा पाएंगे? आज के दौर में क्या स्थिति है? देखिए, 14 और 19 का जो आप जिक्र करें तो लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर तस्वीर को समझने की कोशिश करें लोकसभा सीट पर भी देखने को मिला था। बाकी सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का परचम लहरा ही चुकी थी। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा था, और यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि लगातार जब 10 सालों का हुड्डा राज हमने देखा तो रोहतक का मुख्यमंत्री कहकर जो है मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा एक तरीके से विपरीत परिस्थितियों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामना करना पड़ता था। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करें तो रोहतक लोकसभा सीट को लेकर, रोहतक यानी रोहतक जिला और सोनीपत झज्जर के इलाके को लेकर यह माना जाता था कि मुख्यमंत्री का अपना इलाका और पूरी ताकत विकास के खर्च को लेकर इस इलाके में देखने को मिलती थी। नौकरियों की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा संख्या इसी इलाके में देखने को मिलती थी। तो ऐसे में रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हारना सबसे बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए, हुड्डा परिवार के लिए माना जा रहा था। अब एक बार फिर से परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और मुझे लगता है कि अच्छा खासा मुकाबला यहां पर 10 लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। सबसे कम अगर मुकाबले की तस्वीर बनती हुई नजर आएगी
जाएगी तो एनसीआर के इलाके में यानी दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम और फरीदाबाद के इलाके में जो मुकाबला है वो आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रहेगा। लेकिन बाकी 8 लोकसभा सीटों का अगर जिक्र करें तो देर सवेर मुकाबला जो है दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा और बदली परिस्थितियों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी बेहद कमजोर स्थिति में नजर नहीं आ रही। हालांकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस का स्तर क्या होगा ये उनके उम्मीदवारों के चयन के बाद ही बताया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जो गलती सबसे बड़ी करती है वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर करती है और इस बार भी अगर इसी तरह की गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई तो फिर हो सकता है कि काफी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी डगर आसान हो जाए। लेकिन अगर जिताऊ उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी इस बार टिकट थमा देती है तो 2 सीटें जो मैंने जिक्र किया गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर 8 लोकसभा सीटों पर कड़ा और दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। अब बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र, आपके पास मैं आ रहा हूं, अगर आवाज पहुंच रही है तो ये जीटी रोड बेल्ट वाला जो सियासी समीकरण है, गणित है, वो समझने की कोशिश करेंगे। आज की स्थिति में किसकी मेहनत यहां पर सबसे ज्यादा है और तस्वीर क्या कुछ कहती है? देखिए पंकज, जीटी रोड बेल्ट की बात करें, चंडीगढ़ के बीच का एरिया जीटी रोड बेल्ट जिसको कहते हैं, प्रदेश की राजधानी एक देश की राजधानी। चंडीगढ़ से चले तो पहली सीट लोकसभा अंबाला आती है। अंबाला में बीजेपी लगातार 2 बार जीतती है, 2014, 2019 में रतनलाल कटारिया थे 2019 में जीतने वाले, लेकिन असामयिक उनकी मौत हो गई है। उनकी पत्नी बंतो कटारिया अब बीजेपी की तरफ से मैदान में है। अंबाला चूंकि रिजर्व सीट है और अंबाला से कुमारी शैलजा लड़ती रही हैं, अब देखना ये कि बंतो कटारिया तो मैदान में आ गई, कांग्रेस किसको उतारता है? शैलजा भी आ सकती है, अगर होगी तो महिला वर्सेस होगी, लेकिन मेरी को जो खबर है शैलजा शायद सिरसा से लड़ेंगी अशोक तंवर के मुकाबले में। तो अंबाला सीट जो है प्रदेश की राजधानी से सटी हुई है, रिजर्व सीट है। अंबाला के अंदर पंचकुला आता है जो आधुनिक जिला है, चंडीगढ़ से सटा हुआ है जो ट्राई सिटी का हिस्सा है, और यमुनानगर का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है, ज्यादातर हिस्सा अंबाला में आता है। दूसरी सीट कुरुक्षेत्र है। नायब सिंह सैनी 2019 में जीते थे, लेकिन उनकी किस्मत देखिए, एमएलए बने, फिर उनको मंत्री बनाया गया, 2019 में सांसद बने। अब लोकसभा से पहले आपके पास फिर आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहा गया, किस तरह की तस्वीर चुनाव आयोग ने बताई है, वो आपको दिखा रहे हैं।